बहुत स्वागत बच्चा पार्टी। एक और खूबसूरत लेक्चर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स मई 26 100 मार्क्स इन 100 क्वेश्चंस बैच के अंदर 100 क्वेश्चन में 100 नंबर की पूरी तैयारी करा रहे हैं। चाहे RTP PYQ स्टडी मैट MCQ सब इंक्लूडेड है। मात्र 35 घंटे में कॉन्सेप्ट भी करा रहे हैं पूरे सिलेबस का। क्वेश्चन प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो, मॉड्यूल 3 हो, कंसल्टेशन हो, ये सबके यूट्यूब पर क्या है कॉन्सेप्चुअल पार्ट और कुछ क्वेश्चंस, बाकी सारी फैसिलिटीज, नोट्स की हार्ड बुक, 24/7 डाउट सपोर्ट, टेस्ट एंड 100 क्वेश्चंस मेरे साथ, वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नॉमिनल प्राइस वाला बैच है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस वाला, हार्ड बुक भी घर पहुंचा रहे हैं। उसमें पाने के लिए जरूर 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 एक्सेस कीजिए। और किसी क्वेरी के लिए DM करना। हम बायबैक, कैश फ्लो, इंटरनली को आपको करा चुके हैं। आज हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराने जा रहे हैं। इसके अंदर कैसे पढ़ाते हैं सर आप, इतने कम आवर्स में कैसे कवरेज करा देते हैं? जैसे अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जांपल दे देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या किया हमने, बैलेंस शीट P&L बनाने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें, हाँ, जिसके लिए एडजस्टमेंट्स दे रखे होते हैं क्वेश्चंस में हमें। तो हमने स्टडी मैट, RTP PYQ सबको खंगाला, सारी एडजस्टमेंट्स को उठाया, एक जगह पे रो दिया और हर एक एडजस्टमेंट का P&L और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होता है वो लिख करके आपको बता रहे हैं। तो विद लॉजिक बहुत ही चुटकियों में कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाता है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई रहा हूँ साथ में। ये है तरीका इस बैच में, ये है तरीका कि हम इस बैच में इतना कामयाब हो रहे हैं। ऑलरेडी अभी तो सेल्स हमारी क्लोज नहीं हुई है, मिडवे चल रही है। 100+ एडमिशन्स हमारे हो चुके हैं, जो कि 150, 200 तक, 250 तक हर बैच में जाते ही है। 90% हमारी ही PDF से आता है हर पेपर के अंदर। हम पेपर से पहले भी अपनी PDF शो करते हैं, पेपर के बाद भी दिखाते हैं बच्चों को कि देखो आया था, हमारी PDF से ही आया था। आप चैनल पे पड़ी हुई है प्रीवियस बैच की वीडियोस, वो भी देख सकते हैं जाकर के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हैं इसके अंदर? ज़्यादा नहीं है, 12 एडजस्टमेंट्स और 10 ये थोड़े की नोट्स या की एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, तो 22 के करीब है। इनका ट्रीटमेंट आप समझ लेंगे, घूम फिर के ले दे के आगे पीछे ऊपर नीचे करके इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा इसी कॉन्सेप्ट के दम पे, क्यों चिंता कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अकेले छोड़ दूंगा। यस सर, यस सर। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आती है बच्चा पार्टी वो है क्लोजिंग स्टॉक। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। 10 क्लोजिंग स्टॉक ये दो तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। इफ अपियरिंग ओनली इन ट्रायल बैलेंस, इफ अपियरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। या तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख सकता है क्लोजिंग स्टॉक आपको, या ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख सकता है। सर ये जो नोट्स फ्लैश हैं ये क्या है? ये पूरे चार्ट हैं दो ऐसे हमारे, उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स की कवरेज आपकी दीवार पे लग जाएंगे, चलते फिरते 5 मिनट में रिवाइज कर जाओगे। 70, 75, 80 नंबर ऐसे ही। ये देखो, ये आपके घर पे डिलीवर होंगे। यही है जो सामने फ्लैश हुआ है, इनमें लिखा हुआ है। आपके सामने जो PDF फ्लैश है वो यही नहीं चार्ट्स की है। ओके सर, ओके सर। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो SPL का मतलब है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी P&L अकाउंट हमारा, उसमें नो इफेक्ट, उसमें कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज के अंदर आप शो करोगे, यानी क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में और आपसे कहता है कि इस ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट बना करके दिखाओ। उस ट्रायल बैलेंस के अंदर एक एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलती है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो क्या करोगे, P&L में कहीं नहीं ले जाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंटरीज वाली सब हेडिंग में उस अमाउंट को शो करोगे, उस अमाउंट को शो करोगे। अगर और भी हैं, अगर और भी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह है वो सब चीजें भी हैं तो अपना नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, वहां पे शो करोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। इफ अपियरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है बच्चा पार्टी, बाहर दे रखा है, तो प्यारे बच्चों बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स की इन्वेंटरीज की सब हेडिंग में तो जाएगा ही जाएगा। इस बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस SPL में भी चेंजेस इन इन्वेंटरीज के नाम से जो होता है वहां पर जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उम्मीद करता हूं एक हेडिंग होती है, आपको पता होगा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट भी याद करवाऊंगा, डोंट वरी। अभी मतलब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के अंदर ही फाइनेंशियल एक आ जाएगा लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कल आएगा, कल वाले में करवाऊंगा, तो चिंता ना करें। SPL का फॉर्मेट भी करवाऊंगा याद आपको। SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में एक आइटम होता है चेंजेस इन इन्वेंटरीज, जिसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके जो वैल्यू आती है उसे पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके जो वैल्यू आती है उसे पुट करते हैं चेंजेस इन इन्वेंटरीज की हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां पर ये वाला क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा ओपनिंग में से, यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज में जाएगा।
अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो वहां तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ P&L में जब हम चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग में से माइनस करेंगे तो उतनी फिगर क्लोजिंग वाली ओपनिंग में से माइनस करके शो करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई खर्चा आपके ऊपर उधार है, आपने पे नहीं किया है, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें खर्चा आपने पे नहीं किया है, उधार चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्या होगा, एक तो भैया उधार चढ़ा हुआ है तो सर बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, और ये करंट लायबिलिटी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ये वो वाला उधार खर्चा जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है, वो खर्चा जो आपके ऊपर उधार है पर 12 महीने से ज्यादा नहीं है आपके पास पे करने के लिए, 12 महीने से कम का ही समय है, वो 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितना भी हो सकता है, 12 महीने से कम है। तो वो वाला उधार खर्चा जो 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, और उधार है तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी में जाएगा जाएगा। जैसा बता दिया 12 महीने के अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी में जाएगा। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी उस कंसर्न्ड खर्चे में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन ने एक ट्रायल बैलेंस दिया आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक आइटम लिखा हुआ है वेजेस 50,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। तो ये जो नीचे ट्रायल बैलेंस के बाहर ये जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है ना आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, इसकी बात चल रही है। ये एक तो बैलेंस शीट में जाएगा करंट लायबिलिटी में, दूसरा ये ऊपर वाली 50,000 की वेजेस में प्लस होके स्टेटमेंट ऑफ P&L में 55,000 जाएगा। सर पर ये खर्चा तो हमने पे ही नहीं किया। हाँ, तो हमारा अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे चलता है ना, कैश बेसिस पे थोड़ी चलता है, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं हम। जो खर्चा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है वो भी हमें शो करना है, भले हमने पे किया नहीं किया, कैश से मतलब नहीं है अकाउंट्स के अंदर कि कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है। अगर खर्चा आपने कर दिया उधार चढ़ा हुआ वो भी शो होगा, खर्चे का ही पार्ट बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो 50 में 5 जोड़ के 55,000 शो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। और वेजेस की कोई अलग हेडिंग नहीं होती, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे वहां पे शो होगा, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वहां पे शो करोगे। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, यस सर, यस सर, वहां पे शो करोगे। ठीक है सर, ठीक। उसके नोट्स टू अकाउंट्स में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नोट्स टू अकाउंट्स में 50 जमा 5 55 करके तब शो करोगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसका जस्ट उल्टा, वो खर्चा जो अभी पे करना ही नहीं था, इस साल का था ही नहीं, अगले साल का था, तुमने अभी पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। एडवांस चीज जब भी एडवांस में पेमेंट करते हो वो चीज तुम्हारी एसेट बन जाती है, याद रखना। तो एक तो प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। एक तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा। मतलब मान लो ट्रायल बैलेंस में लिखा है वेजेस 50,000 और नीचे लिख दिया प्रीपेड है इसमें से 5,000, तो एक तो ये 5,000 बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में शो होगा। बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड में करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर अदर करंट एसेट्स की सब हेडिंग में शो होगा। एक तो ये 5,000, और दूसरा जब P&L में लिखोगे तो 50,000 में से 5,000 माइनस करके 45,000 लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। क्यों? ये इस साल का खर्चा है ही नहीं। मैंने कहा कैश से मतलब है ही नहीं, तुमने पे कर दिया नहीं किया, एडवांस किया, उससे मतलब ही नहीं अकाउंट्स को। अकाउंट्स कहता है इस साल से रिलेटेड है तो लो, इस साल से रिलेटेड नहीं है तो इस साल में मत लो। भले पे हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, पेमेंट से मतलब ही नहीं है। तो आपने 5,000 का खर्चा यूं तो पे कर दिया पर इस साल का नहीं है, इसलिए इस साल के अकाउंट्स में नहीं आएगा, अगले साल से रिलेटेड था। तो 50 माइनस 5 45,000, 45,000। नेक्स्ट है इनकम आउटस्टैंडिंग। वो कमाई, इनकम आउटस्टैंडिंग वो कमाई जो आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है पर पैसा प्राप्त तो नहीं हुआ अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 महीने का बैच पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, 2 बच्चों ने पैसे नहीं दिए अभी, बाकी सबने दे दिए, 2 ने नहीं दिए, तो उन 2 की फीस को मैं बोलूंगा इनकम आउटस्टैंडिंग। अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं, पैसे आना बाकी है, अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूं, पैसे आना बाकी है, दैट इज कॉल्ड इनकम आउटस्टैंडिंग। तो एक तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएगा, क्यों? पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, जो आने वाला पैसा होता है वो करंट एसेट्स में आता है, जल्दी ही आने वाला है। तो एक तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर, अदर करंट एसेट्स में। दूसरा P&L में भी मेरी इनकम में जुड़ेगा। सर पर प्राप्त तो हुआ ही नहीं है, अरे अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी ना मैंने, वही तो मैं कह रहा हूं अकाउंट्स में इस चीज से मतलब ही नहीं है कि पैसा प्राप्त हुआ नहीं हुआ, पे किया नहीं पे किया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, वो बन गई मेरी इनकम, चाहे प्राप्त हुई चाहे ना हुई, अकाउंट्स को इससे मतलब नहीं। तो P&L में अदर इनकम में भी ऐड होगा। जैसे मान लो मैंने बैच पढ़ाया, बैच के अंदर 100 बच्चे पढ़ाए, टोटल बैच की फीस बनी मेरी लेट सपोज 1 लाख रुपए, उसमें से 98,000 रिसीव हुआ है, 2,000 रिसीव नहीं हुआ। तो वो जो 2,000 है,
वो 2000 बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स में भी जाएगा और मेरी P&L की इनकम में भी 98 और 2 पूरा 1 लाख लिखा जाएगा, पूरा 1 लाख लिखा जाएगा। 2000 को भी मैं इनकम मानूंगा, भले रिसीव हुई कि नहीं हुई, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, इनकम आउटस्टैंडिंग है, इनकम का पार्ट बनेगी, बात खत्म। एडवांस इनकम इसका जस्ट उल्टा, अभी मैंने पढ़ाया है नहीं बच्चे को, एडवांस ले लिया तो मेरी जिम्मेदारी अधूरी है, तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी बनेगी एक तो अदर करंट लायबिलिटी में, और दूसरा इनकम से लेस करूंगा, हटाऊंगा इस साल की इनकम से। क्यों? अरे अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी मैंने, इनकम उस दिन मानी जाती है जिस दिन जिम्मेदारी पूरी हो जाए। एडवांस में पैसे लेके बैठा हूं, एडवांस पैसा का मतलब है ये इस साल का पैसा है ही नहीं, अगले साल का अभी एडवांस ले लिया मैंने। मार्च में मैंने बच्चे से फीस ले ली और मैं पढ़ाऊंगा उसको अप्रैल मई जून में, जब अगला साल शुरू हो जाएगा, तो अगले साल का पैसा अभी ले लिया मार्च में, तो उसे करंट ईयर की इनकम नहीं बना डालूंगा, वो अगले ईयर की ही इनकम रहेगी, इसलिए करंट ईयर की इनकम से हटा दूंगा उसे। मान लो क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख इनकम हुई ट्यूशन से और 2000 जिसमें अगले साल की एडवांस लेके बैठे हो आप, तो 1 - 2 P&L में शो करोगे 98,000 और उस 2000 को बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखाओगे कि ये 2000 लेके बैठे हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, अभी लायबिलिटी खड़ी है हमारे ऊपर। ठीक है सर, ठीक है। ये देखो SPL में अदर इनकम से लेस और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। चलो बाकी सारी एडजस्टमेंट्स अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा बच्चा पार्टी। अभी के लिए इतना ही, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बैच ज्वाइन करो, चार्ट्स पाओ फटाफट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक जरूर कर दो।